पाठ 4 चांदी का जूता। प्रस्तावना। इस व्यंग्य परक कहानी में लेखक ने दहेज जैसी विकराल सामाजिक समस्या पर करारा व्यंग्य किया है। कन्या कितनी भी सुशिक्षित, सुयोग्य और सुंदर क्यों न हो, माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ें हिला दी हैं। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाहें खिल गईं। वे एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह ये जानती हो कि उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। बाथरूम से सर पहुंचते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचे। पंखा चलाया, अखबार हाथ में थामकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हुआ। वह सदा अपनी चीजें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था, उन्हें कायदे से सजाने की उसकी आदत ही न थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देख मैं भी हार मान चुका था। कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण हो आया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन न हुआ होगा। यह उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है। वाह, रमा तो सौंदर्य की आराधिक होगी। भाई साहब नमस्ते। शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए। रमा एक सांस में कह गई। मैंने बिल्टस को तिपाई पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो चला आता? निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहली किश्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब न मैं आता। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता। तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाइयाँ सजा रही थी। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया। ये सीमा मेरी पुत्र वधू, जानते हो इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है। विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी चाचा को जरा वह पदक तो दिखलाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें गर्व है। ये तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है। कि मैं डीएलएड भी करूंगी। मुझे डर है कि रात दिन जागने पर बहू की तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती ही नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में पढ़ती भी है। भाभी, तब कोई रसोईया क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से काम लेना तो ठीक नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। काम भी क्या है, 4 जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। रमा, झूठ बोलने की भी हद होती है। ये पराये थोड़ी है। यार असली बात यह है कि रमा रसोइये के पीछे खर्च करना बेकार मानती है। मैंने 1-2 नौकर रखे भी, पर कोई न कोई बहाना बनाकर इसने भगा दिया। वेंकटेश्वर राव ने कहा, तुम सारा दोष मुझ पे ही क्यों मढ़ते हो? तुम ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इसीलिए मैंने हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है। कमाने वाले तुम हो और खर्चने वाले भी तुम ही हो। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या पड़ी है हाथ जलाने की। रमा खींच उठी। मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया,
अपना काम खुद करने में बुरा क्या है? भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वे स्वयं खाना बनाने को तैयार हैं, तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो? अगर वह खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वह 600 रुपए मासिक कमाकर लाती है, तो उसमें से 100 रुपए रसोइये के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है? अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता? मेरे भाई के घर की हालत जानते हो। वे 50,000 रुपए दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। वह रानी की तरह बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती। कोई उसे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है, मेरे पिताजी ने इसीलिए 50,000 रुपए नहीं दिए हैं कि मैं आपके घर बेगारी करूं। वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना एक भी मिनट आराम करने में नहीं बिताती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहा नहीं गया। वह तनकर बोली, मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ ना। मेरे बाप दादे जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ? बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ मैं बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम तुम सिगरेट तो पी लो। नहीं मत कहो, वरना मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। राव ने एस्ट्रे लाकर तिपाई पर रखा। मेरी उत्सुकता जगी। वह चांदी का बना था, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था। मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा? राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। दोस्त, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं? यह एस्ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। तुम जानते हो, हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूलकर भी दहेज न लेंगे। यह भी जानते हो कि हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा, तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। मेरा श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया। निमंत्रण पत्र भी छप गए। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर हैं, उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। आखिर न मालूम कैसे उसके कानों में ये भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष हैं और ईमानदार हैं। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, इसलिए वह विवाह ठाट से तो करेंगे, किंतु दहेज में एक भी पैसा ना देंगे। जब सुंदर सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं, तो दक्षिणा क्यों चुकाएं? मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। आखिर मैं विवश हो गया। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब, कई लोग 1,00,000-2 लाख रुपयों के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए, लेकिन मैंने उस सभी रिश्ते को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रीमती कुछ और सोचती है। मैं यही कहूंगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। ये शब्द कहकर मैं घर लौट आया। वह भले मानुस थे, मुझ पर नाराज भी नहीं हुए, लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। विवाह के दिन तक रोज वह मुझे तंग करती रही कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। मैंने एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। राइस मिल्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होते ही वह बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। नोटों के बंडलों से वह बर्तन भरा हुआ था। रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए। उसमें कुल मिलाकर 60,116 रुपए थे। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही। वे सभी नोट एकदम नए थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं। रमा रुपयों के बंडलों को एक बक्से में सजाने लगी। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो कोई और चीज हाथ लगी। वह चांदी का जूता था। मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं, दिल पर मारा था। बाल शौरी रेड्डी। हमने क्या सीखा? दहेज प्रथा एक अभिशाप है।
हम सबको इसका व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर विरोध करना चाहिए। शब्दार्थ: प्रश्नों की बौछार, लगातार एक के बाद एक प्रश्न पूछना, बैरेज क्वेश्चंस। न्योता, निमंत्रण, इनविटेशन। अभिन्न, जो भिन्न ना हो, इंटीग्रल। हॉस्टल, छात्रावास, हॉस्टल। आराधिका, आराधना करने वाली, वर्शिपर। प्रसंग के अनुसार, प्रासंगिक, रिलेवेंट। दोषारोपण, दोष लगाना, ब्लेमिंग। बिरादरी, एक ही जाति के लोगों का समुदाय। फ्रेटर्निटी, आपत्ति, संकट, ऐतराज, ऑब्जेक्शन। बेगारी करना, बिना पैसे के काम करना, वर्क विदाउट मनी। उत्सुकता, जानने की इच्छा, विलिंग टू लर्न। परिक्रमाएं, चक्कर लगाना, टेक अराउंड। दक्षिणा, अतिरिक्त द्रव्य या दान। यहाँ प्रसंग के अनुसार दहेज। एक्स्ट्रा मनी और डोनेशन। प्रतिष्ठा, इज्जत, रिस्पेक्ट। भले मानुस, सज्जन, जेंटल।